अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से मैं आपके साथ पैथोलॉजी को स्टार्ट कर रही हूँ और पैथोलॉजी की जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है हमारे पास रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी। ठीक है जी। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है सेल इंजरी, सेल डेथ और सेलुलर अडेप्टेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि हर चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स लिख लेने हैं ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया हो कि हम इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं और किन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ बच्चों, पैथो जो है ये बिल्कुल एक कहानी की तरह होती है। एक डिज़ीज़ है, उसका अच्छा ये कॉज़ है, इस तरह से वो बॉडी के अंदर प्रोग्रेस कर रही है, जब वो हुई है तो ये चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपने हर टॉपिक को एक स्टोरी की तरह याद करना है। इसको बहुत रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझो और जितनी समझ है आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ, मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। सो लर्निंग आउटकम्स लिखने से पहले मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम पैथो स्टार्ट कर रहे हैं तो पैथो के अंदर हर डिज़ीज़ से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड हम 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं और वो 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो होती है एटियोलॉजी। किसी भी डिज़ीज़ स्टेट का अंडरलाइंग जो कॉज है, ठीक है, और उसके लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एटियोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को माउथ कैंसर है या लंग कैंसर है तो उसका कॉज मोस्ट प्रोबेबली स्मोकिंग होगा। ठीक है। और अगर अभी उसे कैंसर डेवलप नहीं हुआ और वो स्मोकिंग कर रहा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है, ये आगे जाके उसको कैंसर करा सकता है। तो जो भी डिजीज स्टेट है आप उसका कॉज और अंडरलाइंग फैक्टर्स लिखोगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, स्मोकिंग कर रहा है, एथेनॉल ले रहा है, फलां चीज़ें उसने की तो ये बीमारी हुई। तो ये जो चीज़ें उसने की जो उसके रिस्क फैक्टर हैं या कॉजेज़ हैं वो कहाँ आते हैं, एटियोलॉजी में, और एटियोलॉजी आपसे पूछी जाती है। दूसरी चीज़ जो किसी भी डिज़ीज़ की हम पढ़ेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस के अंदर क्या हम लिखते हैं कि जो भी डिज़ीज़ स्टेट है वो किस तरह से डेवलप हुई, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट उसका क्या है, कैसे वो डिज़ीज़ डेवलप हुई और फिर कैसे वो डिज़ीज़ प्रोग्रेस करेगा। तो ये चीज़ हम लिखते हैं पैथो में, और पैथोजेनेसिस भी पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक पेशेंट है अल्जाइमर डिजीज़ का और मैं कह रही हूँ अल्जाइमर डिजीज़ की क्या लिखो, पैथोलॉजी लिखो। तो इस पैथोलॉजी में आपने क्या लिखना है कि हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ये नॉर्मली क्रोमोसोम 21 पे होते हैं, लेकिन किसी वजह से, डाउन सिंड्रोम की वजह से, अगर इनमें म्यूटेशन आ गई तो इनकी सिक्रीटेज एक्टिविटी ज़्यादा होगी और आपके पास अल्फ़ा बीटा एमिलॉइड ज़्यादा बनेगा। जब ये ज़्यादा बनेगा तो ये डिपॉजिट होगा न्यूरॉन्स में, और जब ये डिपॉजिट होगा न्यूरॉन में तो ये अल्जाइमर डिजीज़ कॉज कर देगा। तो ये जो चीज़ें हुई, नॉर्मली एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को क्लीवेज नहीं होना था, लेकिन क्योंकि म्यूटेशन आई, क्लीवेज हुआ, एक इनसॉल्युबल पेप्टाइड बना, वो डिपॉजिट हुआ, डिजीज़ हो गया। तो ये सारा जो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट है ये हम किस में लिखते हैं, पैथोजेनेसिस में। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आप क्या लिखोगे कि ये एक नॉर्मल सेल था लेकिन इसमें कोई बीमारी हो गई और ये जो है वो इस तरह से हो गया। तो इसकी जो ग्रॉस अपीयरेंस में और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में चेंज आया ना, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर और भूल जाती है, ठीक है, लेकिन हम इसको अच्छे से कवर करेंगे डायग्राम्स वगैरह के साथ, तो इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगी। सो मॉर्फोलॉजी क्या है, बेसिकली अपीयरेंस के अंदर ग्रॉस अपीयरेंस में और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में जो चेंज आता है इन अ डिजीज स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि पैथो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हर डिजीज स्टेट की एटियोलॉजी यानी उसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर, उसकी पैथोजेनेसिस यानी वो डिजीज़ प्रोग्रेस कैसे हुआ, और अगर वो डिजीज़ हो गया है तो सेल और ऑर्गन में अपीयरेंस में क्या चेंज आया। ठीक है जी। अब आपको बताती हूँ कि ये आज का चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और आपकी चैप्टर की पहली हेडिंग भी है सेलुलर रिस्पॉन्स। आपको वहाँ से ही इस सारे चैप्टर की समझ आ जाएगी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सेलुलर रिस्पॉन्स से क्या मुराद है, वो कहता है कि हमारा जो सेल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज करते रहते हैं ताकि चेंजिंग डिमांड्स और स्ट्रेस के साथ अडेप्ट कर सके। तो ये सेलुलर रिस्पॉन्स है। क्या सेलुलर रिस्पॉन्स है कि हमारे सेल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट की डिमांड्स और स्ट्रेस अप्लाई होता है वैसे वैसे सेल्स जो हैं वो उनके साथ क्या करते हैं, कॉप अप करते हैं और एकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। तो हो क्या रहा है कि ये आपका एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी
स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है या डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि इस सेल ने स्ट्रेस और इंक्रीजिंग डिमांड के रिस्पॉन्स में अडेप्ट कर लेना है, खुद को ऑल्टर कर लेना है और इसके साथ कोप अप करना है, एक्यूमुलेट कर जाना है, ठीक है। ये पहली स्ट्रेटजी होती है कि हमारे सेल्स में एबिलिटी है वो चेंजिंग स्ट्रेस, चेंजिंग डिमांड्स के साथ खुद को अडेप्ट करते हैं। अब ये जो अडेप्टेशन है ये 4 तरीक़ों से होगी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अडेप्टेशन में जो मेन मैकेनिज़म्स हैं वो ये हो सकता है कि वो हाइपरट्रोफाइड हो जाए। हाइपरट्रॉफी से क्या मुराद है आगे चल के पढ़ाऊँगी, या वो हाइपरप्लेजिया शो करेगा, या वो मेटाप्लेजिया शो करेगा, या वो एट्रोफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई होता है तो सेल ने क्या करना है, अडेप्ट करना है। किस तरह से अडेप्ट करना है, या तो उसने हाइपरट्रोफाइड हो जाना है या उसमें हाइपरप्लेजिया होना है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। ये मैकेनिज़्म आगे पढ़ाऊँगी, या मेटाप्लेजिया होना है या फिर एट्रोफी हो जानी है। अगर तो स्ट्रेस जो है वो क्या था, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, तो आपका जो सेल है वो क्या कर जाएगा, अडेप्ट कर जाएगा। लेकिन अगर यही स्ट्रेस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है और सेल अडेप्ट नहीं कर पा रहा तो सेलुलर इंजरी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका सेल ज़ख्मी हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस के साथ एक्कोमोडेट नहीं कर सका। अब ये जो इंजरी है लॉन्ग ड्यूरेशन था, ठीक है, और समझ लो 5-10 मिनट के बाद वो स्टिमुलस रिमूव कर दिया गया, तो ये जो इंजरी है ये रिवर्सिबल इंजरी होगी, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अभी सेल जो है वो आखिरी हद तक नहीं गया था, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं कि अगर हम वहाँ से नॉक्शियस स्टिमुलस को, इंजरियस स्टिमुलस को रिमूव करेंगे तो सेल नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अगर जो इंजरियस स्टिमुलस है, जो स्ट्रेस है वो वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी जिसको अब दोबारा से नॉर्मल फंक्शंस की तरफ रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात की कि जब स्ट्रेस अप्लाई होता है तो सेल क्या करता है, अडेप्ट करता है। अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगी, रिवर्सिबल इंजरी होगी। रिवर्सिबल इंजरी में वो क्या कर सकता है, अपने आप को रिवर्स कर सकता है अगर हम स्टिमुलस को, स्ट्रेस को रिमूव कर दें। लेकिन अगर हमने स्ट्रेस को रिमूव नहीं किया और ड्यूरेशन बढ़ता गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होती है, सेल डेथ हो जाती है, ठीक है, सेल डेथ हो जाती है। अब ये जो डेथ है इसके 2 पैटर्न्स होते हैं। एक सेल डेथ जो है उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, जो कि एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। दूसरी सेल डेथ जो है वो एपोप्टोसिस है, जो कि फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल दोनों हो सकती हैं। अब हमने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमने सेलुलर अडेप्टेशंस को पढ़ना है, रिवर्सिबल इंजरी को पढ़ना है, इसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को पढ़ना है, इरिवर्सिबल इंजरी को पढ़ना है, नेक्रोसिस को डिटेल में पढ़ना है, एपोप्टोसिस को पढ़ना है, इनका डिफरेंस पढ़ना है, इनके मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं, ठीक है। और एंड पे हमने क्या पढ़ना है कि इनकी वजह से कुछ एक्यूमुलेशंस हो जाती है सेल के अंदर, सो हमने एक्यूमुलेशंस वगैरह भी पढ़नी है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि हमने इंजरी की डिफरेंट टाइप्स, सेल डेथ की डिफरेंट टाइप्स, अडेप्टेशन की डिफरेंट टाइप्स और कॉजेज़ ऑफ इंजरी जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो अब मैं स्टार्ट कराऊंगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंजरी का कॉज क्या है, ठीक है। अब इंजरी तो हमारे पास 2 तरह की है, ये जो अडेप्टेशंस हैं ये हम एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करें इंजरी से। तो सबसे पहले आपको कॉजेज़ ऑफ इंजरी पता होने चाहिए, देन हम बात करेंगे रिवर्सिबल इंजरी की, और देन बात करेंगे इरिवर्सिबल इंजरी की, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल इंजरी की 2 टाइप्स हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। सो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस और इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे तो एक मेजर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी फोकस हमारा होगा अडेप्टेशंस के ऊपर, ठीक है जी। तो ये इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स हैं।